बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में रेमंड विलियम्स का मॉडर्न ट्रेजेडी डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मॉडर्न ट्रेजेडी एक्चुअली ये रेमंड विलियम्स के कुछ लेक्चर्स हैं जो उसने मुख्तलिफ मौक़ों पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिलीवर किए और बाद में इसको बुक फॉर्म में कंपाइल कर दिया गया। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे पोइटिक्स, एरिस्टोटल की पोइटिक्स जो है वो फुटनोट की शेप में थी और फिर उनको जो है वो कंपाइल करके उनको कलेक्ट करके एक बुक की शेप दे दी गई। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न ट्रेजेडी में रेमंड विलियम्स क्या जो है वो डिस्कस करता है। एक्चुअली इसमें उसने ट्रेजेडी की, मॉडर्न ट्रेजेडी को डिस्कस किया है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेडिशन। उसने ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, ट्रेजेडी की जो में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आई हैं उनको डिस्कस किया है। डिफरेंट पीरियड्स में जिस तरह ट्रेजेडी चेंज होती रही, उस सारी चीज़ों को लेकर अब तक मॉडर्न ट्रेजेडी तक जो चेंजेस आई हैं और अब जो लोगों के जहन में ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वो इसमें बात करता है। तो हम देखते हैं कि ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में वो क्या कहता है। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन इज बेसिकली अबाउट ट्रेजेडी एंड इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। He deems both tragedy and tradition interconnected. Students, इसका ये जो ऐसे है ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, ये एक्चुअली ट्रेजेडी के बारे में है और इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। और वो असल में उसका कहना ये है कि ट्रेजेडी और ट्रेडिशन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें जो है वो मॉडर्न ट्रेजेडी को, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी, वी हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को मॉडर्न ट्रेजेडी से हम डिफरेंट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, और हम लोगों को मॉडर्न ट्रेजेडी को एवेल्युएट करने के लिए जो है वो इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखना होगा। इन दिस ऐसे रेमंड विलियम्स डिस्कसेस कॉमन एज वेल एज ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी। तो इस ऐसे में वो क्या करता है कि ट्रेजेडी के जो ट्रेडिशनल मीनिंग शुरू से चलते आ रहे हैं एरिस्टोटल से लेकर अब तक, उनको, और जो कॉमनली ट्रेजेडी को समझा जाता है, कॉमनली ट्रेजेडी क्या है, उसको इसने डिस्कस किया है। Students, according to William, tragedy as a word has not changed, but as dramatic form, it has gone under certain changes. ट्रेजेडी का विलियम्स का कहना है कि ट्रेजेडी का वर्ड तो चेंज नहीं हुआ, जो शुरू से है ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का वर्ड वही रहा है, लेकिन इसकी ड्रामेटिक फॉर्म में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अब ये चेंजेस कैसे आई हैं, डिफरेंट एजेस में जो है वो इसमें डिफरेंट चेंजेस आती रही हैं, इसके कैरेक्टर्स में, इसकी सेटिंग्स में, इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स जो ट्रेजेडी क्रिएट करने में, वो जो यू कैन से कि सराउंडिंग्स, इफ़ेक्ट्स वगैरह सारे के सारे, वो सब कुछ चेंज होते रहे। तो ड्रामेटिक फॉर्म इसकी जो है चेंज होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन इसका वर्ड चेंज नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रेडिशन डज नॉट मीन टू एक्सेप्ट पास्ट एंटायरली, rather it is analyzing and evaluating the past in the present perspective. So यहाँ पे हम टी.एस. इलियट की वो देखते हैं कि उसने बिल्कुल जो है वो टी.एस. इलियट का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशन का दिया है कि जैसे टी.एस. इलियट ने कहा था कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को एज इट इज एक्सेप्ट कर लो और उसको कॉपी करते जाओ। ठीक है, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि आप पास्ट को एनालाइज करो और देखो कि उसमें किस किस्म की टेक्निक्स कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ हुई हैं, और उसको फिर जो है वो मॉडर्न अपनी राइटिंग्स के साथ जो कंपेयर करके इस तरह से जो है हम एवेल्युएट कर सकते हैं प्रेजेंट को पास्ट के थ्रू। ठीक है, तो ट्रेडिशन का मतलब जो है वो एक्सेप्ट कर लेना नहीं है, सिर्फ ट्रेडिशन का मतलब है एनालाइज करना, पास्ट को एनालाइज करना, ठीक है, प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव में। सो ही सेज अ ट्रेडिशन इज नॉट अ पास्ट बट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। तो ट्रेडिशन पास्ट नहीं होती, बल्कि पास्ट की इंटरप्रिटेशन होती है, उसका एग्जामिनेशन होती है, उसको एनालाइज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, to examine the tragic tradition means not necessarily to expound a single body of work and thinking, or to trace variations within an assumed totality. As William observes, tragedy comes to us as a word from long tradition of European tradition, and it is easy to see this tradition as a continuity in one important way. So वो ये कहता है कि ट्रेडिशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, ये कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ट्रेडिशन चलती आ रही है और उसमें एडिशन होती जा रही है।
अब ट्रेडिशन हम सिर्फ अरिस्टोटल को लेके कह नहीं सकते कि वो हमारी ट्रेडिशन है। अरिस्टोटल के बाद भी लोग आते रहे और जो है वो एडिशन होती रही ट्रेजेडी में, और इस तरह से ट्रेडिशन जो है वो बढ़ हमारी चलती रही। तो हम ट्रेडिशन को कंटिन्यूटी से उसका हम लोग उसकी को ऑब्जर्व करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। सिर्फ एक जो है वो सिंगल बॉडी ऑफ वर्क को लेके नहीं बैठ जाएंगे, उसको नहीं सोचेंगे कि हम पोइटिक्स को लेके बैठ जाएं या ग्रीक ट्रेजेडी को लेके बैठ जाएं कि ग्रीक ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट क्या था। अब उसके बाद जो ट्रेजेडीज आती रहीं, जो एजेस आती रहीं, उसमें जो सब कुछ ट्रेजेडी में ऐड होता रहा, तो वो भी हमारी ट्रेडिशन में आता है। तो हम लोग को हर एक दौर को पिछले दौर से रिलेट करके तब्दीलियों का जायजा लेना है कि किस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेजेडी में चेंजेस आई हैं। तो स्टूडेंट्स, अब वो डिफरेंट एजेस को वन बाय वन डिस्कस करता है कि किस तरह से किस किस एज में क्या क्या चेंजेस आई हैं। सबसे पहले क्लासिकल और मेडिवल इरा की बात करता है। ट्रेजेडी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ ग्रीक कल्चर। In Greek tragedy, the forces waving the fabric of tragedy are fate, necessity, chance and gods. अब ग्रीक ट्रेजेडी की वो बात करता है कि ग्रीक ट्रेजेडी की जो ट्रेजेडी थी वो क्या थी, वो रिलीजियस फेस्टिवल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ग्रीक्स में जो फोर्सेस थी, जो ट्रेजेडी अल्टीमेटली ट्रेजेडी का बायस बनती थी, वो फेट, चांस और गॉड वगैरह, ठीक है। उनका जो है वो कुछ स्पेशल बिलीव्स थे जिनसे वो बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, और जो है जिसकी वजह से वो ट्रेजेडी जो है वो एक किस्म की ट्रेजिक एंड जो होता था, किसी भी कैरेक्टर का ट्रेजिक एंड जो है वो इन फोर्सेस की वजह से होता था। और इसमें रोल ज़्यादा जो ट्रेजेडी में रोल किस चीज़ का था, ज़्यादा फेट और गॉड का रोल होता था। जैसे हम लोग इडिपस रेक्स को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है वो पूरी कोशिश करता है अपनी खुद को जो है वो उस अपने ट्रेजिक एंड पे ले जाने से बचाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि उसकी किस्मत जो है वो अब उससे भाग नहीं सकता है, ठीक है। वो अपनी फेट से भाग नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि गॉड्स जो जो कहा गया कि उनके लिए जो प्रोफेसीज उसको दी गई कि गॉड ने जो उसके लिए डिसाइड कर दिया है, वो उससे भाग नहीं सका। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रोल जो है ट्रेजेडी में ग्रीक में जो है वो फेट और गॉड्स का था, करेक्टर का कोई रोल नहीं होता था। So students, to William's tragedy is neither simply death, not suffering, nor a response to it. It is particular kind of event and response as well, which are purely tragic and embodied by long tradition. अब विलियम्स ये कहता है कि एक किसी करेक्टर की डेथ हो जाना जो है ना, ये एक ट्रेजेडी नहीं है, या कोई भी परेशानी या तकलीफ जिंदगी में आ जाना, ये जो है वो ट्रेजेडी नहीं है। और ना ही इसका जो रिस्पॉन्स इसको जो जैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं वो ट्रेजेडी है, क्योंकि एक इवेंट में और उसके रिस्पॉन्स में फ़र्क हो सकता है कि डेथ के का जो रिस्पॉन्स है वो ना हो जो एक डेथ का होना चाहिए, ठीक है। या किसी तकलीफ के आने पे किसी कैरेक्टर का वो रिस्पॉन्स ना हो जिससे हमारे जो है अंदर फीलिंग पिटी और फियर की फीलिंग्स जो है वो अराइज हो सके। तो इस तरह से वो इसका कहना ये है कि ट्रेजेडी जो है वो डेथ या सफरिंग्स या इसका रिस्पॉन्स नहीं होते हैं। He says that things change and concept change. On the basis of our concept, we tend to seek permanent meanings in art, which is serious mistakes. फिर वो ये कहता है कि वक्त के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स में चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। तो अब ये इन चेंजेस में और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। जैसे मतलब इस ट्रेडिशन में जो एडिशन होती है वो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। जैसे सकाफत का भी रोल होता है। ग्रीक की सकाफत में जो पहले वो उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे, इस वजह से उनमें हम कहते हैं कि ट्रेजेडी में फेट और गॉड का जो है रोल बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे उनकी जो है वो जो है कल्चर उनका चेंज होता गया, तो फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ ही ट्रेजेडी में भी चेंजेस आती रही। और चेंजेस कैसे आती रही, देखिए सबसे पहले शुरू में हम देखते हैं कि कोरस जो है वो ट्रेजेडी का एक बहुत अहम पार्ट था, और वो एक यू कैन से कि बड़ा इन्फ्लुएंशियल करेक्टर था उसमें, और उसकी वजह से जो है वो ट्रेजेडी में इंटेंसिटी पैदा होती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कल्चर चेंज होता गया, और फिर जो कोरस जो था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया ट्रेजेडी से, तो ट्रेजेडी के एक नए मानी सामने आ गए, ट्रेजेडी जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी।
अब हम देखते हैं कि इन medieval era tragedy underwent a vivid change. The governing forces in the medieval tragedy are no more the supernatural forces of classical tragedy. They are replaced by circumstantial forces. अब जब medieval era आया स्टूडेंट्स, तो ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा इसमें चेंज है। जैसे हम ग्रीक ट्रेजेडी में देखते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में जो फोर्सेस हैं, जो इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस हैं, वो फेट और चांस और गॉड है। लेकिन मेडिवल इरा में जो है वो ट्रेजेडी की वो में जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है? अब वो सुपर नेचुरल फोर्सेस का नहीं है। अब कैरेक्टर जो है वो सुपर नेचुरल फोर्सेस के अंडर नहीं है। अब वो हालात के ज़रिए असर है। ठीक है, अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अब चर्च और कैपिटलिज्म जो है वो भी इस दौर में फोर्सेस आ गई थी, जिसने ट्रेजेडी के मीनिंग्स को, ट्रेजेडी की फॉर्म को चेंज कर दिया था। तो मेडिवल इरा में जो है वो चेंज आई कि जो रोल था गॉड और फेट का वो निकल गया, बल्कि जो है वो कैरेक्टर ज़ेरे असर आ गया हालात के। इसमें हम ये देखते हैं। तो सुपरनेचुरल फोर्सेस जो है वो एक्सक्लूड हो गए इसमें से। अब इन ग्रीक ट्रेजेडी द ट्रेजिक चेंज इज फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, बट इन मेडिवल ट्रेजेडी इट इज फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि ग्रीक ट्रेजेडी में जो है वो ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल सा था। ठीक है, उसमें एक जो है वो कैरेक्टर खुशी से गम की तरफ जाता है। लेकिन मेडिवल ट्रेजेडी में कॉन्सेप्ट ट्रेजेडी का थोड़ा मटेरियलिस्टिक हो गया। अब वो खुशहाली से बदहाली की तरफ जाता है। खुशी से गमी की तरफ जाना एक स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन खुशहाली से बदहाली की तरफ जाना एक फाइनेंशियल टाइप की जो है वो स्टेट आ जाती है। तो इसमें हालात जो है वो काउंट करने लग गए थे मेडिवल ट्रेजेडी में। तो इस तरह से मेडिवल ट्रेजेडी में काफ़ी चेंज आ गया था। आगे ट्रेजिक हीरो रिमेन्स अनचेंज बोथ इन क्लासिकल एंड मेडिवल ट्रेजेडीज। लेकिन स्टूडेंट्स जो है ट्रेजिक हीरो वही ग्रीक में भी वही था और मेडिवल टाइम में भी वही था। हाई रैंक बंदा, कोई किंग क्वीन। और लेकिन यही असल में रेमंड विलियम यही बताना चाह रहा है कि ट्रेजेडी जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रेजेडी में चेंजेस आती जा रही है, लेकिन ट्रेजिक हीरो फिर वही का वही है। उसमें कोई चेंज नहीं आया है। किंग और क्वीन है, और या फिर कोई बहुत हाई रैंक बंदा है सोसाइटी का। तो उसका कहना है कि ट्रेजेडी जो है वो सिर्फ किंग्स के साथ नहीं होती, ट्रेजेडी आम बंदे के साथ भी हो सकती है। तो आम बंदे की ट्रेजेडी को क्यों नहीं वो जो है वो व्यू में रखा जाता? आम बंदे की ट्रेजेडी पे किसी का जो है वो किसी पे क्यों असर नहीं होता? क्यों जो है किंग्स की ट्रेजेडी को ट्रेजेडी समझा जाता है? तो ये असल में वो मॉडर्न ट्रेजेडी को इससे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस तरह से वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टूडेंट्स फिर वो रेनेसां की बात करता है। रेनेसां में क्या हुआ कि the feudal world of medieval is replaced by new world of science, learning, materialism, and individualism. The Renaissance period was also dominated by the idea of rank, but later Renaissance tragedy ceased to be metaphysical in nature and become critical in development. Secular drama was a major step in the historical development in the idea of tragedy. So Renaissance में change आई tragedy में। अब इसमें जो है वो साइंस में एडवांसमेंट आ गई थी, मटेरियलिस्टिक हो गए थे लोग, इंडिविजुअलिज्म आ गया था, यानी कि एक हर बंदे की एक अपनी जो है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी, इंडिविजुअल थॉट्स थी, एक इनफरादी हैसियत रखता था इंसान जो है। ठीक है, तो फिर जो है वो इसी तरह से उसमें भी ट्रेजेडी में भी चेंजेस आई। लेकिन यहाँ पे भी आके हम देखते हैं कि इसमें भी आइडिया ऑफ रैंक जो है ना, यहाँ पे भी ट्रेजिक हीरो जो है वो वही रहा, एक बहुत जो है वो नोबल पर्सनैलिटी, सोसाइटी का ज़रा अपर क्लास लेवल का जो है वो बंदा था हीरो, उसके साथ ट्रेजेडी होती है। और वही उसको उसको ही जो है राइटर्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं, उसी को राइटर्स बयान करते हैं कि किसी बहुत ही एलीट क्लास का बंदा है और उसके साथ ट्रेजेडी हो रही है। तो यहाँ पे भी वो जो है ना वो रेमंड विलियम ऐड करता है कि ये जो रैंक का आइडिया है शुरू से चलता आ रहा है। हालांकि ट्रेजेडी जो है वो फिर वो इस जगह पे आके रिपीट करते हैं कि ट्रेजेडी एक
सिर्फ हाई रैंक बंदे के साथ नहीं हो सकती, ट्रेजेडी आम बंदे के साथ भी हो सकती है। अब रेनेसां में ट्रेजेडी पहले हम देखते हैं ग्रीक में फोर्सेस थी, फेट ऑफ गॉड, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा मेडिवल में आके क्या हुआ कि जो है वो इंसान हालात के जरिए सर आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। अब इस यहाँ आके जो है रेनेसां पीरियड में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम सेकुलर टाइप ऑफ ट्रेजेडी देखते हैं, ठीक है, सेकुलर ड्रामा देखते हैं। इसमें जो है वो कोई फोर्सेस नहीं है, रिलीजियस फोर्सेस, कोई गॉड, कोई फेट जो है, फेट और चांस का रोल नहीं है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर जो है वो खुद अपने कैरेक्टर जो है वो खुद अपनी गलती की वजह से, अपनी किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से वो अल्टीमेटली ट्रेजिक एंड का शिकार हो जाता है, ठीक है, उसका डाउनफॉल होता है तो वो अपनी किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से। और यहाँ पे हम पोइटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। पोइटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो कैरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल, जितने अपने जिस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको उतना ही रिवॉर्ड या पनिश किया जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर जो है उसको उसकी पनिशमेंट और उसका रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू हिज और हर डीड्स होगा। तो ये इसमें हम लोग पोएटिक जस्टिस देखते हैं, पोएटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जब ये पोएटिक जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो रिलीजन या गॉड या फेट का रोल बीच में से निकल जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह की फिर जो ट्रेजेडी आ जाती है, इसको हम सेकुलर ट्रेजेडी कहते हैं, जो कि हम लोग रेनेसां के दौर में देखते हैं। During neoclassical period, the moving forces of tragedy was now matter of behavior rather than a metaphysical condition. अब देखें कि कहा जा रहा है कि न्यू क्लासिकल पीरियड में क्या हुआ कि ट्रेजेडी की जो वजह थी वो मूविंग फोर्सेस जो थी वो इंसान का अपना बिहेवियर था, मेटाफिजिकल कंडीशंस नहीं थी। मेटाफिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं, यही फेट, चांस, गॉड और सुपर नेचुरल जो है वो एलिमेंट्स, ये सारी की सारी मेटाफिजिकल कंडीशंस होती है। तो ये स्टूडेंट्स नहीं थी। न्यू क्लासिकल्स में आके इंसान का जो अपना बिहेवियर है वो ट्रेजेडी की वजह बना। जैसे हम डॉक्टर फॉस्टस देखते हैं, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो शेक्सपियर के प्लेस देखते हैं सारे, उनमें हम देखते हैं कि कैरेक्टर अपने किसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, अपने हमेशा की वजह से जो है वो ट्रेजिक एंड की तरफ जाता है। तो दिस इज हाउ कि वो ट्रेजेडी की फॉर्म्स जो है वो चेंज होती जा रही हैं, ग्रीक से लेकर फिर मेडिवल और फिर उसके बाद जो है रेनेसां के पीरियड में किस किस तरह से चेंजेस आई हैं। ट्रेजेडी का नाम तो वही रहा है। अब रेमंड विलियम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेजेडी में चेंजेस आती जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि यहाँ पे फिर भी जो हीरो का जो ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी डिग्निफाइड बंदा जो है, एक थोड़ा हाई रैंक्ड बंदा जो है वो एक मेन कैरेक्टर है, उसके साथ ट्रेजेडी हो रही है। लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा चेंज आया कि वो सोसाइटी का जो हाई रैंक्ड बंदा तो है, लेकिन वो डिग्निफाइड है बिहेवियर में भी, उसका बिहेवियर जो भी इम्पोर्टेंट है। अब वो इतना ज्यादा हाई रैंक नहीं है कि वो किंग, वो कोई किंग है या कोई राजा महाराजा है। असल में यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है वो रैंक लो हो गया। अब वो जो है वो यू कैन से कि एक कॉमन से थोड़ा सा आप समझ लें और किंग को इनसे थोड़ा सा लो समझ लें, तो एक नॉर्मल रैंक पे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आके बिहेवियर जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया। अब जो बिहेवियर मतलब वो डिग्निफाइड पर्सनैलिटी जो थी वो ट्रेजेडी का फोकस पॉइंट बन गया, ठीक है। अब जब बिहेवियर का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर ये भी कॉन्सेप्ट ट्रेजेडी में आ गया कि बिहेवियर, डिग्निफाइड बिहेवियर सिर्फ एक हाई रैंक बंदे का नहीं हो सकता, एक कॉमन बंदा जो है वो भी डिग्निफाइड वे में बिहेव कर सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो ना सिर्फ हाई रैंक बंदे की हो सकती है, ट्रेजेडी आम बंदे की भी हो सकती है, क्योंकि डिग्निफाइड बिहेवियर एक आम इंसान का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफेंड करता है रेमंड विलियम जो है मॉडर्न ट्रेजेडी को,
कि ट्रेजेडी एक कॉमन बंदे की भी हो सकती है। अगर ट्रेजेडी एक किंग या क्वीन की हो सकती है तो वो कॉमन बंदे की भी हो सकती है। काउंट करता है, काउंट क्या करता है, डिग्निटी, ठीक है, डिग्निटी काउंट करती है, पर्सनैलिटी की डिग्निटी काउंट करती है, बिहेवियर की डिग्निटी काउंट करती है। तो वो बिहेवियर की डिग्निटी एक आम बंदे में भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब वो लेसिंग की बात करता है, ठीक है, एक जर्मन क्रिटिक रेमंड विलियम का कहना है कि लेसिंग अ जर्मन क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी। ही कंसीडर्ड न्यू क्लासिसिज्म एज अ फॉल्स क्लासिसिज्म। अब वो रेमंड विलियम बात करते हैं कि लेसिंग जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ट्रेजेडी में, ट्रेजेडी के आइडिया को थोड़ा सा रेनोवेट करने में, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाने में उसने भी थोड़ा रोल प्ले किया है। अब वो क्या रोल प्ले किया है कि ये जो क्लासिकल्स हैं ये फॉल्स क्लासिकल्स हैं, ये क्लासिसिज्म की जो है वो ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे। ही इज ऑफ द व्यू दैट शेक्सपियर वाज द ओनली रियल इनहेरिटर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अब वो ये कि लेसिंग का कहना है कि शेक्सपियर है जो ग्रीक ट्रेजेडी को इनहेरिट करता है, सिर्फ वही ग्रीक ट्रेजेडी को अच्छी तरह से आगे लेके चला है। लेकिन जो है वो विलियम इस बात पे अग्री नहीं है। उसका कहना ये है कि शेक्सपियर ने बिल्कुल भी ग्रीक ट्रेजेडी को फॉलो नहीं किया, वो ग्रीक ट्रेजेडी का इनहेरिटर नहीं है, बल्कि उसने एक नई ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस करवा दी है, उसने नई ट्रेजेडी दी है। क्योंकि ग्रीक ट्रेजेडी में जो रोल था वो चांस और फेट और गॉड का था। अब हम देखते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में रोल जो है वो करेक्टर है, करेक्टर का अपना रोल है ट्रेजेडी में, कोई सुपरनेचुरल फोर्सेस नहीं है। जो इसके जितने भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में के जो फेमस ट्रेजेडीज हैं, ओथेलो देख लें आप, उसमें उसका अपना रोल है कि वो अपनी जेलसी की वजह से ट्रेजिक एंड की तरफ जाता है। अगर हम हेमलेट को देख लें वो अपने डिलेइंग एक्शन की वजह से, अगर हम किंग लियर को देख लें तो उस वो अपने हमाशे की वजह से। तो स्टूडेंट्स जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक सेकुलर ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन वो ये भी कहता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो ग्रीक, ये लेसिंग जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को ग्रीक ट्रेजेडी के साथ जो है वो रिलेट करके मिक्स करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हालांकि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो टोटली डिफरेंट ट्रेजेडी है, यहाँ पे आगे ट्रेजेडी में चेंज आए हैं। It is believed that all dramas after Renaissance were secular, whereas the Greek drama was religious. अब ये डिफरेंस है, रेनेसा के बाद जो ड्रामाज आए हैं वो सेकुलर थे और ग्रीक ड्रामाज रिलीजियस थे। न्यू क्लासिकल्स इज द फर्स्ट stage of substantial secularization. It insisted on relating sufferings to moral error. अब न्यू क्लासिकल्स जो सबसे पहली स्टेज है सेकुलराइजेशन की, सेकुलर स्टेज की, क्योंकि इस वक्त जो है वो सफरिंग्स ट्रेजेडी जो है वो मॉरल एरर से रिलेट कर रही है, मॉरल एरर से जनरेट हो रही है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आके करेक्टर जो है वो डेस्टिनी बन जाता है, करेक्टर जो है वो अपनी डेस्टिनी बन जाता है, अपनी मॉरल एरर की वजह से वो ट्रेजिक एंड की तरफ जाता है। तो यहाँ पे सेकुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। विद द ग्रेजुअल सेकुलराइजेशन ऑफ ट्रेजेडी, मोरालिटी बिकेम लेस इंपॉर्टेंट एंड मोर अटेंशन वाज पेड टू द क्रिटिकल साइड ऑफ द ट्रेजेडी। Hegel and Hegelian. Further, he discussed Hegel, who did not reject the moral scheme of poetic justice, but he said that emphasis on morality would make a work social drama, not tragedy. अब वो हेगल का कहना स्टूडेंट्स ये है कि वो पोइटिक जस्टिस को तो बिल्कुल वो डिनाई नहीं करता, पोइटिक जस्टिस होना चाहिए, लेकिन मोरालिटीज पे ज़्यादा फोकस जो होगा ना वो ड्रामे को सोशल ड्रामा बना देगा, ट्रेजेडी नहीं रहेगा। ट्रेजेडी में कहीं ना कहीं जो है ना स्टूडेंट्स किस्मत का रोल होता है, इंसान कोशिश करता है बचने की लेकिन किस्मत जो है, और ट्रेजेडी रियल सेंस में ट्रेजेडी वही होती है, उसी से फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर जो है आती हैं ऑडियंस के माइंड में, दिल में, जहाँ पे फेट का रोल होता है, जहाँ पे ट्रेजेड जो कैरेक्टर होता है वो फुल स्ट्रगल करता है ट्रेजेडी से बचने के लिए, लेकिन जो किस्मत जो है वो उसके साथ जो ट्रेजेडी करती है, वहाँ पे आके जो है वो फीलिंग्स, पिटी और फियर की फीलिंग्स जो है वो इंटेंस हो जाती हैं। तो टू Hegel, conscious individuality, individual freedom and self determination are essential for genuine tragic action. अब हेगल का कहना है कि इंसान का जो जेन्युइन ट्रेजिक एक्शन है ना, उसके लिए उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम होना ज़रूरी है, उसके ऊपर किसी किस्म का सोशल रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई उसके ऊपर रिलीजियस
रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस होंगी और वो हमेशा रिलीजन के अंडर रह के जो है वो एक्ट करेगा, तो वो गलत काम तो कभी भी नहीं करेगा। तो जब वो गलत काम नहीं करेगा तो वो ट्रेजिक एंड की तरफ कैसे जाएगा? तो जेन्युइन ट्रेजिक एंड के लिए ज़रूरी है कि सेल्फ फ्रीडम हो, सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, वो खुद फैसला कर सकता हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हेगल asserts that tragedy recognizes suffering as suspended over active characters entirely as the consequences of their own act. जी स्टूडेंट, शोपेनहावर एंड नीत्शे। अभी शोपेनहावर क्या कहते हैं कि बिफोर शोपेनहावर ट्रेजेडी वाज एसोसिएटेड विद एथिकल क्राइसिस, ह्यूमन ग्रोथ एंड हिस्ट्री। ही सेक्युलराइज्ड द होल आइडिया ऑफ ट्रेजेडी। अब जो शोपेनहावर है ये भी सेक्युलराइजेशन, ट्रेजेडी की सेक्युलराइजेशन के हक में है। ये भी सेक्युलराइज करता है ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को। ही इज ऑफ द व्यू दैट ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज डीपर इनसाइड इनटू द मैन ओरिजिनल सिन, दैट इज द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। अब ये एक बहुत ही अजीब बात कर देता है कि असल में ट्रेजेडी जो है वो क्या है? इंसान का अपना गुनाह, वो उसका ओरिजिनल सिन जो है वो इसकी ट्रेजेडी है। और उसका वो ओरिजिनल सिन क्या है? उसका अपना अपना एग्जिस्ट करना, अपना उसका होना ही उसका एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसका एक जुर्म है, उसका इस दुनिया में एग्जिस्ट करना, और यही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ठीक है? तो ये बिल्कुल सेकुलराइज कर देता है ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को। According to Nietzsche, tragedy dramatizes attention. According to him, the action of tragedy is not moral, not purgative, but aesthetic. Students, in the end, it can be said that Raymond Williams' concept of tragedy and tradition is not only profound but highly philosophical and thought-provoking also. He has given forceful and historical perspective of tragedy and tradition. He has quoted the views of English as well as German philosophers to make his arguments forceful. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्रेजेडी और इसके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ की, जो रेमंड विलियम ने अपनी इस मॉडर्न ट्रेजेडी में लिखे हैं। अब वो कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को भी डिस्कस करता है। ट्रेजेडी की ट्रेडिशन को तो उसने डिस्कस कर लिया, अब कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ को डिस्कस करता है कि ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ प्रेजेंट द डिस्कशन ऑन द ट्रेजेडी इन रिलेशन टू द कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। द राइटर हैज़ डिस्कस्ड द 4 थिंग्स। अब इसमें 3-4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, द इररिपेयरेबल एक्शन एंड इट्स कनेक्शन विद डेथ, एंड द एम्फेसिस ऑफ ईवल। तो स्टूडेंट्स, इसने ये 4 चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस की हैं। अब वो क्या कहता है? इट इज जनरली सेड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट मीनिंग इन एवरीडे tragedies because the event itself is not tragic, only becomes so with or through a shaped response. Williams does not agree to this view. He cannot see how it is possible to distinguish between an event and response to an event. It is in any absolute way. अब स्टूडेंट्स, ये जनरल सी बात है, जनरली ये समझा जाता है कॉमन ट्रेजेडीज में कि एक इवेंट खुद ट्रेजिक नहीं होता है, कोई इवेंट जो है वो ट्रेजिक नहीं होता, ये ट्रेजिक बन जाता है इसके रिस्पॉन्स की वजह से। ये एक जनरल व्यू है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेथ होती है और उस पे अगर उसके बीवी बच्चों को दुख हो रहा है, अगर वो रो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेजेडी है। लेकिन अगर मतलब ये कि उनका रिस्पॉन्स की वजह से ये ट्रेजेडी है। तो कहने का मतलब ये कि इवेंट्स बजाते खुद ट्रेजेडी नहीं है, इवेंट्स अपने रिस्पॉन्स की वजह से ट्रेजेडी है। लेकिन अगर किसी की डेथ होती है और उसके बीवी बच्चे नहीं रो रहे हैं, हम उनको देख के ट्रेजिक जो है हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उस बंदे की अगर एक तरफ रिस्पॉन्स ट्रेजिक है तो हम उसको ट्रेजेडी कहेंगे, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स ट्रेजिक नहीं है तो क्या हम उसको ट्रेजेडी नहीं कहेंगे? क्या उस बंदे की मौत अब ट्रेजेडी नहीं है? ऐसा हरगिज भी नहीं है। इसका कहना है, विलियम का कहना है कि हम लोग कैसे एक रिस्पॉन्स और इवेंट को कैसे अलग कर सकते हैं, और हम रिस्पॉन्स की वजह से कैसे तय कर सकते हैं कि ट्रेजेडी है या नहीं। मगर मसलन अगर किसी आम इंसान की डेथ होती है तो यही मैंने आपको एग्जांपल दी है कि हम इसके बीवी बच्चों का लॉस देखते हैं, रोना देखते हैं, तो हमें ट्रेजेडी फील होती है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है तो फिर ये ट्रेजेडी नहीं होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो रिस्पॉन्स में डिफरेंस की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि कोई इवेंट ट्रेजिक है या नहीं।
इस तरह से हम अगर और इवेंट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो और भी इवेंट्स हैं, जैसे वॉर के इवेंट होते हैं, ठीक है, वॉर होती है, कोई कहत पड़ जाता है, या कोई किसी माइन में ब्लास्ट हो जाता है, किसी कान में ब्लास्ट हो जाता है, माइन ब्लास्ट को भी हम इन चीज़ों को देख के हम लोग अनसुना कर देते हैं, तो क्या ये इवेंट्स बजाते खुद ट्रेजेडी नहीं है? क्या हम इसके रिस्पॉन्सेज, अब वार में जो लोग मरते हैं उसके तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, इतने लोग इकट्ठे मर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम ये समझे कि ये ट्रेजेडी नहीं है। अब माइन ब्लास्ट में हम लोग न्यूज़ आती है, न्यूज़ उस पे टीवी पे हम थोड़ी देर के लिए जो है अफ़सोस का इज़हार करते हैं कि इतने लोग इकट्ठे मर गए, लेकिन हम रोते-पीटते नहीं हैं, और उसको वो हमारा जो है वो यू कैन से कि एक शोक की कैफ़ियत नहीं होती है, तो क्या वो ट्रेजेडी नहीं है? तो हम ये नहीं कह सकते कि इवेंट के रिस्पॉन्स को हम ट्रेजेडी नहीं कह सकते, इवेंट बज़ाते खुद एक ट्रेजेडी होता है। तो हम लोग इनको जो है इवेंट्स और रिस्पॉन्सेज़ को रिलेट करके ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेजेडी है और ये नहीं है। He the tragedy of a citizen could be as real as a tragedy of a prince. Friends, अब वो ये कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो एक प्रिंस की भी वैसी ही होती है जैसी कि एक आम इंसान की होती है। एक हजूम के मरने से भी वही ट्रेजेडी है, और एक इंडिविजुअल के मरने से भी वही ट्रेजेडी है, ठीक है। द इमर्जिंग मिडिल क्लास रिजेक्टेड रैंक इन ट्रेजेडी। अब ये जो नई मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है इस सोसाइटी में, नए लोग जो आ रहे हैं, मिडिल क्लास जो एक सेक्शन पैदा हो गया है, ये तो बिल्कुल रैंक ट्रेजेडी में रैंक को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इन ये सब लोग इस व्यू पे हैं कि जो ट्रेजेडी आम इंसान की भी होती है और प्रिंस की भी होती है। द इंडिविजुअल वॉज नॉट अ स्टेट बट द एंटिटी इन himself. The most common interpretation of tragedy is that it is an action in which the hero is destroyed. अब इसके अलावा कहते हैं कि जो पहले ज़्यादा इंटरप्रिटेशन ट्रेजेडी की इस तरह से की जाती है कि एक हीरो है जो तबाह हो गया, ठीक है, तो इसकी ये ट्रेजेडी है। मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू द हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम। अब मॉडर्न ट्रेजेडी में ये है कि मॉडर्न पुरानी ट्रेजेडी में ये था कि हीरो की तबाही जो है वो ट्रेजेडी है, लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी में ये है कि हीरो की तबाही एक्चुअली ट्रेजेडी नहीं है, हीरो के ज़रिए जो तबाह हो रहा है वो असल में ट्रेजेडी है, ठीक है, हीरो के ज़रिए जो कुछ हो रहा है वो ट्रेजेडी है। व्हेन वी कंसंट्रेट ऑन द हीरो वी आर अनकॉन्शियसली कन्फाइनिंग अवर अटेंशन टू द इंडिविजुअल। तो हम लोग जब हम सिर्फ एक हीरो पे कंसंट्रेट कर लेते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को फोकस करते हैं, हम सोसाइटी को उससे रिलेटेड और लोगों को फोकस नहीं करते, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखें, एक जो है किसी कोई इंसान की डेथ होती है तो वो तो उसकी डेथ तो हो गई, लेकिन उसके थ्रू उसकी इस डेथ के थ्रू जो लोग अब प्रॉब्लम में आ गए, क्राइसिस में आ गए, उसके बीवी बच्चे जो है वो भूखे मरेंगे, उसके जो है वो बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए, और वो जो सारे के सारे जो लोग उससे रिलेटेड थे और जो उस मुश्किलात में वो पड़ गए हैं, उस हीरो के ज़रिए जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, असल ट्रेजेडी ये है। मॉडर्न ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट हीरो की डिस्ट्रक्शन नहीं है। मॉडर्न ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट ये है कि हीरो के ज़रिए जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हीरो की डिस्ट्रक्शन के ज़रिए जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो असल में मॉडर्न ट्रेजेडी है। सो ट्रेजेडी इज़ सोशल एंड कलेक्टिव एंड नॉट इंडिविजुअल एंड पर्सनल। सो मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो सोशल है, कलेक्टिव है, इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है, कि एक शख्स की ट्रेजेडी, जो मॉडर्न ट्रेजेडी है ना, उसमें एक शख्स की ट्रेजेडी से बहुत कुछ रिलेटेड है, उसकी सारी जो है वो आसपास के लोग उससे रिलेटेड हैं, और उसकी सोसाइटी उससे रिलेटेड है, उसका उसकी ट्रेजेडी का उन लोगों पे सब पे बहुत इफेक्ट होता है, और ये भी ट्रेजेडी की एक फॉर्म है। Man dies alone is an interpretation and not a fact, because man dies in many different conditions. For example, among machines, due to bombs in the arms, with or without family, in their presence and absence. When he dies, he affects others. He alters the lives of other characters. अब यही यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि इंसान अकेला मरता है, लेकिन उसका इफेक्ट जब वो मरता है तो वो दूसरों को इफेक्ट करता है, वो दूसरों की लाइफ को ऑल्टर कर देता है, ठीक है, दूसरों की ज़िंदगियों में चेंजेस आ जाती हैं और बहुत डिज़ास्ट्रस चेंजेस आती हैं। तो असल जो है मॉडर्न ट्रेजेडी ये है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन, एंड
the contemporary ideas of the tragedy. सो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।